हेलो एवरीवन, आज की टॉपिक है आइसोलेटर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे माइक्रोवेव डिवाइस के बारे में जिसका इस्तेमाल वेवगाइड्स में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वेवगाइड्स में जो होती है, जब सिग्नल इनपुट सिरे से आउटपुट सिरे की तरफ जब भेजी जाती है तो इनपुट सिरे और आउटपुट सिरे की मिसमैच कंडीशन यानी कि प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग ना होने की वजह से आउटपुट सिरे से जो सिग्नल होती है वो वापस बैक रिफ्लेक्टेड होती है इनपुट सिरे की तरफ, जिससे जो है इसमें पावर आउटपुट की तरफ जो पावर लॉस का हो जाता है और आउटपुट की तरफ जो है काफ़ी कम पावर प्राप्त होती है। ये ऐसी तब होती है जब इनपुट सिरे को अगर आउटपुट सिरे के साथ प्रॉपर मैच ना किया जाए, यानी कि इम्पीडेंस मैच अगर प्रॉपर इनकी मैचिंग नहीं है यानी कि मिसमैच कंडीशन में है, तभी ऐसा होता है। तो जनरली जो सिग्नल्स होती हैं वो आउटपुट सिरे पर जब पहुंचती है तो वहां से बैक रिफ्लेक्टेड होकर इनपुट सिरे की तरफ आ जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जनरली आइसोलेटर्स या सर्कुलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइसोलेटर्स का जो मेन पर्पज़ काम होता है वह आउटपुट किसी भी वेव गाइड में या फिर किसी भी सिस्टम में जहाँ पर भी इसको लगाते हैं, जैसे मिक्सर में इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑसिलेटर्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो अदर्स जो माइक्रोवेव डिवाइसेज जो है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब आइसोलेटर्स उसमें लगा देंगे तो आउटपुट इन से कोई भी सिग्नल जो है बैक रिफ्लेक्टेड होकर इनपुट इन की तरफ नहीं पहुँच पाती है। तो आइसोलेटर्स का काम जो होता है वह रिफ्लेक्शन को रोकना और पावर लॉस को भी रोकना होता है। तो आइए देखते हैं कि यह कैसी डिवाइस है और किस प्रकार ऑपरेट करती है। आइसोलेटर्स, अगर इसके बेसिक स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो यह इसका बेसिक स्ट्रक्चर है और इसके डिफिनीशन के कारण इसको देखते हैं कि इसका मेन जो पर्पज़ क्या होता है। तो आइसोलेटर्स आर यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स दैट रिड्यूसेस पावर लॉस और रिफ्लेक्शन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम आउटपुट लोड टू इनपुट सोर्स। यानी आइसोलेटर्स का काम होता है कि आउटपुट जो सिरा होता है यानी कि जो आउटपुट जो लोड सिरा होता है वहाँ से इनपुट सिरे की तरफ वापस सिग्नल को रिफ्लेक्शन होने से रोकना या फिर जो पावर लॉस होते हैं उसको कम करना। जब कोई सिग्नल जो है आउटपुट इन से रिसीविंग एंड यानी कि आउटपुट इन से इनपुट इन पर जब वापस नहीं जाती है तो उस सिस्टम में जो है पावर लॉस काफ़ी कम होता है और रिफ्लेक्शन ना होने की वजह से आउटपुट पे कम पावर भी प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आइसोलेटर्स या सर्कुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइसोलेटर्स जो होते हैं उसमें जनरली फेराइट रॉड इस्तेमाल किया जाता है। तो आइसोलेटर्स में फेराइट रॉड इस्तेमाल होता है जो कि नॉन मेटेलिक मटेरियल होता है। तो फेराइट रॉड जो होते हैं नॉन मेटेलिक मटेरियल्स होते हैं, इनका अपना एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से यह आउटपुट सिरे से इन सिग्नल को वापस इनपुट सिरे की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं होने देते हैं। तो इसको बाद में देखेंगे कि फेराइट मटेरियल क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसके बेसिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यह एक बेसिक स्ट्रक्चर है आइसोलेटर का। इसमें एक वेव गाइड है जो कि रेक्टेंगुलर टू सर्कुलर वेव गाइड है। यह वेव गाइड है रेक्टेंगुलर टू सर्कुलर वेव गाइड। तो जनरली जो आइसोलेटर्स होते हैं उसको सर्कुलर वेव गाइड के बीच में सेंटर में लगाते हैं ताकि यह सिग्नल को जो है वापस लोड से यानी कि आउटपुट सिरे से इनपुट सिरे की तरफ वापस ना आने दे, जबकि केवल यह वन वे कम्युनिकेशन कराए यानी कि इनपुट से केवल सिग्नल लोड की तरफ आउटपुट की तरफ जाए और वापस जो है रिफ्लेक्ट होकर आउटपुट से इनपुट की तरफ ना आए। तो इस प्रकार आइसोलेटर जो होता है वह यूनिलाइन कहलाता है। तो यह यूनिलाइन के रूप में काम करता है। तो आइसोलेटर जो होते हैं वह यूनिलाइन होते हैं। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो यह इसका स्ट्रक्चर है, इसमें रेक्टेंगुलर टू सर्कुलर वेव गाइड है, इसके बीच में आइसोलेटर रखा हुआ है। आइसोलेटर के लिए जनरली जैसा कि बताया गया कि इसमें फेराइट रॉड इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे सेंटर में जो एक फेराइट रॉड है जो कि रेड मार्क का है, फेराइट रॉड को सेंटर में रखने के लिए इसे सपोर्ट देने के लिए फोम का सपोर्टेड है। तो फेराइट रॉड को फोम के साथ सपोर्ट करके बिल्कुल सेंटर में रखा गया है और इस पूरे स्ट्रक्चर के चारों तरफ सराउंडिंग जो है एक परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है जो कि एक कांस्टेंट डीसी मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस कराएगा। और एक कांस्टेंट डीसी मैग्नेटिक फील्ड और फेराइट रॉड की अपनी प्रॉपर्टीज़ दोनों मिलकर जो है इस सिस्टम में सिग्नल को वापस रिफ्लेक्शन होने से रोकेगी या पावर को काफ़ी कम करेगी। इसमें और स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो है एक रेसिस्टिव एटेन्यूएटर कार्ड है। तो यहाँ पे दो रेसिस्टिव एटेन्यूएटर्स कार्ड है, एक इनपुट सिरे पर रखा हुआ है, एक आउटपुट सिरे पर रखा हुआ है। तो यह इनपुट रेसिस्टिव कार्ड एटेन्यूएटर कार्ड है और यह आउटपुट रेसिस्टिव एटेन्यूएटर कार्ड है। यहाँ पे जो इनपुट सिरे पर जो रेसिस्टिव एटेन्यूएटर कार्ड रखा हुआ है यह वाई जेड प्लेन में रखा हुआ होता है और इसके साथ जो आउटपुट का जो रेसिस्टिव एटेन्यूएटर कार्ड होता है वो 45 डिग्री फेस शिफ्टेड पोजीशन पे रखा जाता है।
यानी कि इनपुट कार्ड और आउटपुट कार्ड के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो 45 डिग्री का होता है। इन रेसिस्टिव कार्ड्स का काम होता है कि वापस रिफ्लेक्टेड सिग्नल जब आती है तो उसको बिल्कुल पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेना, यानी अटेनुएट कर देना, और सिग्नल बिल्कुल भी इनपुट इन पर ना आ पाए। तो अगर इसके ऑपरेशंस की बात करें तो इसमें जो फॉरवर्ड वेव यानी कि इनपुट, यहाँ पे इनपुट सिरा है और ये आउटपुट सिरा है। जब इनपुट सिरे से आउटपुट सिरे की तरफ जब सिग्नल जाती है तो वो फॉरवर्ड वेव कहलाती है। तो जब इनपुट से आउटपुट की तरफ जब सिग्नल जाएगी तो उसमें जो टोटल पावर लॉस होगा वो लेस देन 22.5 dB होता है। यानी कि फॉरवर्ड वेव का जो लॉस होता है वो काफ़ी कम होता है, 0.5 dB होता है। और जबकि जब सिग्नल अगर रिफ्लेक्टेड होकर वापस लोड से यानी कि बैक आउटपुट से अगर इनपुट की तरफ जब आती है तो उस समय जो वह वेव रिवर्स वेव कहलाती है। तो रिवर्स वेव जब आएगी तो रिवर्स वेव का जो पावर लॉस होता है वो ग्रेटर देन 20 dB से 40 dB होता है। यानी कि इस प्रकार जो होता है यह सिस्टम यानी कि आइसोलेटर जो होता है वो फॉरवर्ड वेव के लिए काफ़ी लेस अटेनुएशन यानी कि लगभग नेग्लेजिबल अटेनुएशन 0.5 dB से भी कम प्रोवाइड करता है। यानी कि पूरी की पूरी सिग्नल जो है आउटपुट सिरे पे पहुंच जाती है विदाउट किसी पावर लॉस के। और यदि बैक रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो सिग्नल जब वापस लोड से इनपुट की तरफ आएगी तो उस समय जो पावर लॉस होगा वो 20 dB से 40 dB से भी ज़्यादा होता है, 20 से 40 dB से भी ज़्यादा होता है। यह काफ़ी अधिक पावर लॉस है, यानी कि सिग्नल जो है लगभग पूरी तरह से अटेनुएटेड हो जाएगी और बिल्कुल भी सिग्नल जो है इनपुट सिरे की तरफ नहीं आ पाएगी। तो इस प्रकार यह आइसोलेटर जो होता है रिवर्स वेव के लिए यानी कि वापस जो सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर आती है इनपुट की तरफ उसके लिए हाई अटेनुएशन का काम करता है। तो यह एक प्रकार का आइसोलेटर अटेनुएटर भी कहलाता है। यह अटेनुएटर डिवाइस है रिवर्स वेव के लिए, जबकि फॉरवर्ड वेव के लिए यह बिल्कुल भी अटेनुएशन का काम नहीं करता है। तो इसमें जो मेन चीज़ इसमें जो मेन प्रॉपर्टी है या फिर इसमें मेन सिस्टम जो होता है वो फेराइट मटेरियल होता है। तो आइए देखते हैं कि फेराइट मटेरियल क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है जिसकी वजह से ये सिग्नल को वापस रिटर्न होने से रोकता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेराइट मटेरियल्स। फेराइट मटेरियल की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो फेराइट मटेरियल्स जो होते हैं वो सिरेमिक कंपाउंड ऑफ आयरन ऑक्साइड विच इज़ मिक्स्ड विथ मेटल्स। तो फेराइट मटेरियल्स जो होते हैं वो जनरली मेटल्स के बने होते हैं जो कि आयरन ऑक्साइड के सिरेमिक कंपाउंड होते हैं। तो फेराइट मटेरियल को मेटल के साथ मिक्स करके बनाया जाता है आयरन ऑक्साइड मटेरियल के सिरेमिक कंपाउंड का। तो फेराइट मटेरियल जो होता है वो मेटल का जो है आयरन ऑक्साइड होता है, सिरेमिक कंपाउंड होता है आयरन ऑक्साइड का। जो कि फेराइट मटेरियल की खासियत ये होती है कि इसमें आयरन ऑक्साइड होने की वजह से ये नॉन कंडक्टिव बन जाते हैं। तो फेराइट मटेरियल जो होते हैं वो नॉन कंडक्टिव होते हैं, जबकि इसमें वाइल जो है स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो फेराइट मटेरियल नॉन कंडक्टिव होते हैं क्योंकि ये मेटल से भले ही बने हैं लेकिन आयरन ऑक्साइड का सिरेमिक कंपाउंड होने की वजह से ये नॉन कंडक्टिव हो जाता है। और नॉन कंडक्टिव होते हुए भी इसमें यह आयरन ऑक्साइड का कोटेड एलिमेंट है, इसलिए इसमें स्ट्रॉन्ग जो है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। यानी कि इसमें प्रबल काफ़ी अधिक जो है चुंबकशीलता होती है। तो फेराइट मटेरियल्स में जो होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, मैग्नेटाइजेशन की जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज़ होती है, और यह एक नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है। अगर फेराइट मटेरियल्स की बात करें तो यहाँ पे फेराइट मटेरियल के 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे मैग्नीज फेराइट MnFe2O3, जिंक फेराइट ZnFe2O3 एंड इटीरियम आयरन गार्नेट यानी यिग मटेरियल Y3Fe2Fe4 का होल थ्राइस। तो यहाँ पे 3 मटेरियल्स दिखाए जा रहे हैं फेराइट मटेरियल्स के, मैग्नीज फेराइट, जिंक फेराइट एंड यिग मटेरियल। तो ये तीनों जो होते हैं ये फेराइट मटेरियल्स हैं, ये नॉन कंडक्टिव हैं लेकिन इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। फेराइट मटेरियल्स में जो है फेराइट मटेरियल जबकि नॉन कंडक्टिव होने की वजह से ये इंसुलेटर के रूप में काम करते हैं। तो इंसुलेटर के रूप में काम करने की वजह से और इसमें स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से यानी कि स्ट्रॉन्ग चुंबकशीलता होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आसानी से प्रोपेगेट हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन प्रोपेगेट थ्रू ड्यू टू इट्स इंसुलेटर एंड फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो इसमें जो इसको इंसुलेटर होने की वजह से और स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आसानी से ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब मेटल्स में ट्रैवल करती है तो मेटल में जो शॉर्ट सर्किटेड होने की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से शॉर्ट सर्किटेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं जो इंसुलेटर्स में काफ़ी स्ट्रांगली यानी कि इंसुलेटर में आसानी से प्रोपेगेट होते हैं। जैसे एयर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन काफ़ी स्ट्रांग होता है।
अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो जैसा कि अभी एग्जांपल दिखाया गया है, इंसुलेटर में या फिर सर्कुलेटर्स में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल जो होता है इंडक्टर्स के रूप में होता है, एज ए इंडक्टर्स एंड कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इसका इस्तेमाल मोस्टली जो होता है कोर ऑफ ट्रांसफार्मर के कोर के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और इंडक्टर्स के रूप में किया जाता है, क्योंकि बिकॉज इट्स हैड स्ट्रॉन्ग परमेबिलिटी एज कम्पेयर टू एयर। अगर एयर कोर कोई ट्रांसफार्मर है तो एयर कोर ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो एयर का बना होता है, तो एयर की जो परमिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, चुंबकशीलता, वो काफ़ी कम होती है। जबकि फेराइट मटेरियल में जो होती है स्ट्रांग परमिबिलिटी होने की वजह से यह ट्रांसफार्मर के कोर के रूप में काफ़ी सूटेबल एलिमेंट माना जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल वाइडली जो होता है ट्रांसफार्मर के कोर में भी किया जाता है। तो ये सब इसके एप्लीकेशंस के अदर एप्लीकेशंस भी हैं, काफ़ी जगह इसका इस्तेमाल होता है। जैसे फेराइट रॉड का इस्तेमाल आइसोलेटर्स में किया जा रहा है, सर्कुलेटर्स में किया जा रहा है, ऑसिलेटर्स में किए जाते हैं, मिक्सर्स में किए जाते हैं, माइक्रोवेव डिवाइसेस के। फेराइट मटेरियल जो होते हैं वो फैराडे रोटेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। तो देखते हैं कि फैराडे मटेरियल क्या होता है, फैराडे रोटेशन क्या होता है। तो फेराइट मटेरियल जो होते हैं फैराडे रोटेशन प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। फैराडे ने इसी को इन्वेंशन किया था। तो इस फैराडे रोटेशन के अनुसार जब किसी फेराइट मटेरियल को एक स्ट्रांग डीसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाए, यानी कि अगर किसी फेराइट रॉड मटेरियल के चारों तरफ अगर एक परमानेंट मैग्नेट रख दिया जाए, तो इसमें स्ट्रांग डीसी मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होने की वजह से जब इसमें सिग्नल जब फ्लो होती है तो उस सिग्नल के फेज में शिफ्टिंग होने लगता है। यानी कि जब कोई सिग्नल इसमें फ्लो होती है तो उसके सिग्नल में पोलराइजेशन होता है और सिग्नल जो है फेज शिफ्टेड हो जाती है। तो फैराडे रोटेशन जो प्रिंसिपल होता है, यह जो है फेज शिफ्टिंग ऑफ प्रोपगेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू इट्स। तो फैराडे रोटेशन जो होता है वह इस फेराइट रॉड से होते हुए जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गुजरती है तो उस सिग्नल के फेज में शिफ्टिंग होने लगता है, यानी कि फेज उसका शिफ्ट हो जाता है, बदल जाता है। और यही प्रॉपर्टी जो होती है फैराडे रोटेशन कहलाती है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि सिग्नल जो है रोटेट हो गई है। जैसे जनरली अभी बताया गया कि 45 डिग्री जो है सिग्नल इसमें रोटेट हो जाती है। तो फेराइट रॉड जो होता है, सिग्नल अपने में से जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो होती है तो उसमें 45 डिग्री फेज शिफ्टिंग करने की वजह से यह फैराडे रोटेशन प्रिंसिपल कहलाता है। तो फैराडे रोटेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होने की वजह से फेराइट मटेरियल जो होता है यह इनपुट और आउटपुट को जो आइसोलेट करता है और हाई अटेन्युएशन का काम करता है। फेराइट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर आइसोलेशन आर इट्स आइसोलेट्स इनपुट टू आउटपुट ड्यू टू फेज शिफ्टिंग दैट प्रोवाइड्स हाई अटेन्युएशन इन रिवर्स डायरेक्शन। यानी कि फेराइट मटेरियल में फेज शिफ्टिंग होने की वजह से सिग्नल जब इसमें फ्लो होती है तो फेज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से आउटपुट सिरे से इनपुट सिरे की तरफ जब कोई रिवर्स सिग्नल फ्लो होती है आउटपुट से इनपुट की तरफ, तो वह जो है हाई अटेन्युएशन का काम करता है, यह हाई अटेन्यूएटर का काम करता है। तो फेराइट मटेरियल जो होते हैं वो आउटपुट से इनपुट की तरफ रिवर्स सिग्नल के लिए फेज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से, यानी फैराडे रोटेशन प्रिंसिपल बेस्ड होने की वजह से, या हाई अटेन्यूएटर का काम करते हैं। सो यूज्ड इन आइसोलेटर्स और सर्कुलेटर्स, इसीलिए जो है इनका इस्तेमाल आइसोलेटर्स या सर्कुलेटर्स में किया जाता है। अगर फेराइट मटेरियल के अगर रेंज की बात की जाए कि कितने रेंज तक इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फेराइट मटेरियल जो होता है काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यूज्ड अप टू 220 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी सिग्नल एज नॉर्मली मोड। तो फेराइट मटेरियल का जो इस्तेमाल होता है वो नॉर्मली जो होता है 220 गीगाहर्ट्ज़ तक की सिग्नलों को प्रोपेगेट कराने के लिए किया जाता है। तो अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अप टू जो है 220 गीगाहर्ट्ज़ तक है, तो यह 220 गीगाहर्ट्ज़ तक की सिग्नलों के लिए हाई अटेन्यूएटर का काम करेगा और आउटपुट से इनपुट सिरे की तरफ जब सिग्नल फ्लो होगी तब। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं फेराइट मटेरियल्स के। फेराइट मटेरियल जो होते हैं वो जनरली जो होते हैं वो आयरन सिरेमिक कंपाउंड होते हैं आयरन ऑक्साइड के, जो कि मेटल्स के साथ बनाए जाते हैं। और फेराइट मटेरियल जो होते हैं नॉन कंडक्टिव होते हैं, जबकि इसमें स्ट्रांग फेरोमैग्नेटिक यानी स्ट्रांग चुंबकशीलता होती है। तो आइए देखते हैं कि फेराइट मटेरियल इसमें इंसुलेटर जो होता है किस प्रकार ऑपरेट करता है। फैराडे रोटेशन आइसोलेटर्स। तो फैराडे रोटेशन आइसोलेटर्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है। इसमें यह ग्राफ बनाया गया है जो कि समझाया जा रहा है कि किस प्रकार सिग्नल जो है आइसोलेटेड होती है आउटपुट से इनपुट की तरफ। यहाँ पर एक वेव है, यहाँ पे फॉरवर्ड वेव है। अपवर्ड डायरेक्शन में जो एरो दिखाया जा रहा है ये फॉरवर्ड इनपुट वेव है, यानी कि इनपुट सिरा है और ये आउटपुट सिरा है। तो इनपुट की तरफ से ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड या सर्कुलर वेवगाइड के अंदर जो है आइसोलेटर रखा हुआ है।
तो जब किसी वेवगाइड के इनपुट सिरे से जब कोई सिग्नल इनपुट से आउटपुट की तरफ जाती है तो ऐसी वेव को फॉरवर्ड वेव कहते हैं। तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो एरो है ये फॉरवर्ड वेव का है। और सिग्नल जब यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे फेराइट रॉड रखा हुआ है, यहाँ पे यहीं पर जो आइसोलेटर रखा हुआ है। तो जब सिग्नल इसमें जाएगी तो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यानी कि सिग्नल के फेज में शिफ्टिंग कर देगा। तो जो फॉरवर्ड वेव होगी इसका जो है फेज शिफ्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है 45 डिग्री और रोटेटेड फॉरवर्ड वेव। तो जब सिग्नल फॉरवर्ड वेव यानी कि इनपुट से आउटपुट की तरफ जब वेव आती है तो इस यहाँ पर फेराइट रॉड मटेरियल उसको रोटेट कर देता है। तो यह 45 डिग्री जो है फेज शिफ्टेड हो जाती है। तो 45 डिग्री का फेज शिफ्टिंग कर दिया है। और जब सिग्नल फिर उसके बाद उसके बाद चली जाती है आउटपुट सिरे की तरफ, तो ये फॉरवर्ड वेव आउटपुट वेव है। तो ये दोनों वेव्स जो हैं यहाँ पर ये जो अपवर्ड एरो बना हुआ है ये इनपुट फॉरवर्ड वेव है और लास्ट में यहाँ पे आउटपुट फॉरवर्ड वेव मिल रही है। तो इनपुट वेव और आउटपुट वेव में जो है फेज शिफ्टिंग हो जा रहा है फेराइट रॉड मटेरियल की वजह से, जिसका जो है फेज शिफ्टिंग जो है जनरली कितना है 45 डिग्री। अब यदि सिग्नल कोई रिवर्स होकर आती है तो वैसी वेव को रिवर्स कहेंगे। आउटपुट से अगर इनपुट की तरफ सिग्नल आएगी तो वो रिवर्स वेव कहलाएगी। तो यह जो एरो जो है रिवर्स वेव का है। ये रिवर्स वेव यहाँ पे लिखा है रोटेटेड रिवर्स वेव। तो यहाँ पर रोटेटेड रिवर्स वेव है। जब यहाँ पे अगेन सिग्नल आएगी तो ये फिर से जो है फेज शिफ्टिंग कर देगा 45 डिग्री का। तो यहाँ पर जो रिवर्स वेव आ जाएगी वो रोटेट हो जाएगी, फिर से फेज शिफ्टिंग हो जाएगा, उसकी फेज जो चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो रिवर्स वेव आएगी वो रिवर्स वेव जो होगी कैंसिल्ड हो जाएगी फॉरवर्ड वेव से, क्योंकि इसमें जो फेज 90 डिग्री का फेज शिफ्टिंग हो जाएगा और ये सिग्नल जो है इनपुट वेव के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो इस प्रकार ये जो आइसोलेटर होता है रिवर्स वेव यानी कि बैक वेव जब आउटपुट से इनपुट की तरफ आती है तो वह रिवर्स वेव पहले से ही फेज शिफ्टेड होने की वजह से प्लस इसमें से जब गुजरेगी तो फिर से फेज शिफ्टेड हो जाएगी। तो उसके बाद सिग्नल फाइनली जब यहाँ पर आएगी तो इनपुट वेव और आउटपुट वेव दोनों जब मिक्स होंगी तो ये दोनों कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि दोनों में जो फेज शिफ्टेड हो जाती हैं। तो इस प्रकार ये जो आइसोलेटर जो होता है फेज शिफ्टिंग का कार्य करता है। अगर यहाँ पर इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स अगर इसके ऑपरेशंस को देखें तो यहाँ पे इनपुट एंड से जो है सिग्नल फ्लो की जाती है। तो इनपुट सिग्नल जब यहाँ पर आती है तो वो फॉरवर्ड वेव कहलाती है। जब फॉरवर्ड वेव यहाँ पे इस रॉड से गुजरती है तो उसमें फेज शिफ्टिंग हो जाता है, सिग्नल टिल्ट हो जाती है और यहाँ पर इसके बाद देन आउटपुट के रूप में सिग्नल प्राप्त होती है। जब सिग्नल अगर इनपुट आउटपुट का प्रॉपर मैचिंग नहीं होगा तो सिग्नल जब वापस रिटर्न होगी बैक इनपुट की तरफ। तो सिग्नल जब रिटर्न होकर वापस यहाँ पर आती है तो इस फेराइट रॉड मटेरियल जो होता है और ये अटेन्यूएटर्स कार्ड जो होते हैं वो हाई अटेन्यूएशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सिग्नल जब यहाँ पर आएगी तो फेज शिफ्टेड हो जाएगी, जिससे इनपुट वेव और आउटपुट वेव का दोनों फेज आउट ऑफ फेज होने की वजह से सिग्नल जो होगी वो कैंसिल्ड हो जाएगी इनपुट इंड की तरफ, यानी कि कोई भी वेव जो है वापस रिफ्लेक्ट होकर इनपुट की तरफ नहीं आती है। तो इस प्रकार यह आइसोलेटर जो होता है वह आउटपुट वेव को यानी आउटपुट सिग्नल को इनपुट की तरफ आने के लिए हाई अटेन्यूएशन यानी अटेन्यूएटर का काम करता है, जिसका मान जो होता है ग्रेटर देन 20 to 40 dB। तो जब सिग्नल वापस रिटर्न आएगी इनपुट इनकी तरफ तो काफ़ी ज़्यादा अटेन्यूएटेड हो जाएगी, जो कि 20 से 40 dB से भी ज़्यादा इसका मान होता है। तो सिग्नल बिल्कुल भी पावर लॉस हो जाएगा, सिग्नल जो है बिल्कुल भी वापस इनपुट इनकी तरफ नहीं आएगी, जिससे इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, जिससे इनपुट इन पर कोई सोर्स में कोई सिग्नल फ्लो कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार आइसोलेटर जो होता है वह आउटपुट सिग्नल को वापस इनपुट सिग्नल की तरफ रिफ्लेक्ट कराने से रोकता है, जिससे जो है इनपुट सिरे पर कोई पावर लॉस ना हो, या फिर इनपुट सिरे पर कोई सिग्नल जो है आउटपुट और इनपुट का आपस में कोई इंटरेक्शन ना हो, कोई इंटरफेरेंस ना हो और आउटपुट एंड पर सिग्नल पूरी की पूरी इनपुट वाली प्राप्त हो। वापस रिफ्लेक्टेड हो जाएगी तो काफ़ी पावर लॉस हो जाएगा आउटपुट एंड पे, जो कि आउटपुट सिग्नल के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। तो इस प्रकार आइसोलेटर्स जो होते हैं वह यूनिलाइन होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में सिग्नल का फ्लोमेंट कराता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में ये हाई अटेन्यूएटर का काम करता है। थैंक यू।